हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार आपको +1 का जो राजनीतिक विज्ञान का जो हम चैप्टर करने वाले हैं संघात्मक शासन प्रणाली, ये हमारे +1 के अंदर है। और जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही है, यानी पहले वाला सिलेबस जब वर्तमान में एनसीईआरटी का सिलेबस लग चुका है उसी के अकॉर्डिंग हम संघात्मक आपका एक लेसन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने साथ में इसलिए लिखा क्योंकि ये एक शासन प्रणाली है, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए मैंने लेसन का नाम तो संघात्मक ही है, मैंने इसको पूरा लिख दिया कंप्लीट संघात्मक शासन प्रणाली। इसी को हम कंप्लीट रूप से पढ़ते हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं, क्या भारत के अंदर ये पाया जाता है, नहीं पाया जाता, पाया जाता है तो इसकी विशेषता भारत में क्या किस प्रकार की पाई जाती है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम संघात्मक की बात करें तो ये संघात्मक जो प्रणाली है ना, वो मॉडल कहाँ का है, यानी ये कहाँ से लिया गया है। ये मॉडल है, ये अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका है वो एक पूर्ण रूप से संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। और उसी मॉडल के अकॉर्डिंग हमने भी क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया है। देखो, हम बात करें संघात्मक शासन प्रणाली होती क्या है। संघात्मक शासन प्रणाली वो होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा सरकारें काम करती है, एक से ज़्यादा सरकारें वहाँ पर काम करती है। एक तो हम बात करते हैं केंद्र और राज्य, यानी इकाइयाँ। हमारे यहाँ पर राज्य बोलते हैं, वैसे इकाइयाँ होती है, यूनिट्स होती है, ये कहीं कैंटन बोले जाते हैं। तो ये जो राज्य है, केंद्र है, इनमें शक्तियाँ बंटी हुई होती है। इन दोनों में क्या होती है, शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियाँ विभाजित होती है इन दोनों के मध्य, वो होती है संघात्मक शासन प्रणाली। और दोनों केंद्र और राज्य दोनों क्या अपने अपने रूप से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यानी इनको जो शक्तियाँ दी जाती है वो संविधान के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। यानी इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान होता है, संविधान लिखित होता है। इसके पास कौन सी शक्ति है, वो भी संविधान में लिखित होती है। इसके पास कौन सी शक्ति है, वो भी संविधान के अंदर लिखित होती है। इसका मतलब राज्य केंद्र पर डिपेंड नहीं होता, राज्य इस संविधान पर डिपेंड होता है और केंद्र भी संविधान पर डिपेंड होता है। इसका मतलब मैं यहीं पर एक लाइन आपको खत्म कर देता हूँ भी, संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, संविधान हमेशा लिखित होता है, ये ध्यान रखना। संविधान क्या होता है, लिखित होता है। ये बात आप क्लियर अपने दिमाग में डाल लो। इंडिया भी एक संघात्मक शासन प्रणाली देश है, तो यहाँ पर भी संविधान लिखित है। आपको पता है संविधान सभा ने यहाँ पर क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। तो इसकी पहली विशेषता तो यही है, केंद्र और राज्य में क्या होती है, शक्तियाँ विभाजित होती है और संविधान के द्वारा शक्तियाँ विभाजित होती है। संविधान क्या करता है, संविधान ही केंद्र को शक्ति देता है और संविधान ही राज्य को, यानी राज्य केंद्र से शक्ति नहीं लेता, राज्य भी संविधान से शक्ति लेता है और केंद्र भी संविधान से शक्ति लेता है, यानी दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पर संविधान होता है वो लिखित होता है। अगर हम भारत की बात करें, लिखित संविधान के अंदर भी शक्तियों का विभाजन होता है, वो किस प्रकार से होता है, ध्यान रखो। भारत के जो संविधान है उसके अंदर अनुसूची 7 है, अनुसूची 7, यानी भारत के संविधान में टोटल अनुसूचियाँ आपको बता देता हूँ मैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 में से जो 7 नंबर की अनुसूची है ना, उसके अंदर केंद्र और राज्य में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है अनुसूची 7 के अंदर। और जो संविधान का आर्टिकल 246 है, इसके तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है भी केंद्र और राज्य, जो केंद्र काम करेगा उसको नाम दिया गया है संघ सूची, यानी संघ सूची के जितने विषय हैं उस पर केंद्र कानून बनाएगा। और जो एक है राज्य सूची, राज्य सूची के अंदर जितने विषय रखे गए हैं वहाँ पर राज्य कानून बनाएगा। ये स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है हमारे यहाँ पर, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। ये बात संविधान में लिखित है भी केंद्र कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगा और राज्य कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगा, यानी स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया। और यही बात हम यहाँ लिखते हैं, केंद्र और राज्यों में विभाजित होता है संविधान के द्वारा। इसका मतलब भारत में भी कौन सी प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। बात समझ रहे हो, केंद्र और राज्य में शक्तियाँ विभाजित होती है, इसके द्वारा, संविधान के द्वारा। भारत में ये बात प्रूफ हो रही है कि भारत के संविधान में अनुसूची 7 के अंदर केंद्र और राज्य में संघ सूची और राज्य सूची के आधार पर क्या की गई है, शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियाँ बांटी गई है। भी केंद्र कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगा, ये स्पष्ट रूप से अनुसूची 7 में लिखा गया है। राज्य कौन कौन से विषय पर कानून बनाएगा, ये भी स्पष्ट रूप से अनुसूची जो आपकी राज्य सूची है, अनुसूची 7 के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और आर्टिकल 246 के तहत हमारे यहाँ पर क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों को विभाजित किया गया है आर्टिकल 246 के तहत।
केंद्र और राज्यों में शक्तियाँ बांटी गई है। ये केंद्र कौन कौन सा कार्य करेगा, केंद्र के पास कौन सी पावर होगी, और केंद्र कौन से विषयों पर कानून बना सकता है। राज्य क्या काम करेगा, राज्य के पास कौन सी पावर होगी और राज्य कौन से विषयों पर कानून बना सकता है। यानी इन दोनों बातों को स्पष्ट रूप से संविधान की अनुसूची 7 में उल्लेखित किया गया है। इसी कारण भारत का जो शासन प्रणाली पाई जाती है वो संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, और जो मॉडल है वो अमेरिका का मॉडल है। अब हम बात करते हैं जो संघ होते हैं। आपको इसमें मैं कुछ नॉर्मल सी बातें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें इस संघात्मक का शब्द ही पता होना चाहिए ना। देखो, मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप कोई बुक शुरू करो तो बुक के नाम जैसे राजनीतिक विज्ञान है, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। राजनीतिक घटनाएं, इवेंट्स होती है, पॉलिटिकल इवेंट्स होती है, उनकी जो चर्चा होती है, जो लिखित होते हैं, वो राजनीतिक विज्ञान होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है। अब राजनीतिक विज्ञान है, और विज्ञान वो होता है जिसके अंदर क्रम से अध्ययन करते हैं, हम सिस्टम से चलते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में भी हम सिस्टम से चलेंगे, यानी हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसी कारण इसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद संघात्मक आपका लेसन का नाम है, तो सबसे पहले लेसन का नाम ही आपको पता होना चाहिए। और जब भी हम लेसन का अगर आपको अर्थ में मीनिंग पता चल गया ना, तो इसी के मान के चलो 50% आपका लेसन पहले ही कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ वही आप पढ़ने वाले हो। संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ आपने पढ़ लिया, बिल्कुल सिंपल है। केंद्र और राज्यों में शक्तियाँ क्या होती है, बंटी हुई होती है, और संविधान के द्वारा दी जाती है। यानी दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। राज्य केंद्र के अधीन नहीं होता, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों संविधान के अधीन होते हैं, क्योंकि दोनों को जो पावर दी जा रही है वो संविधान के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, अब हम अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 2 प्रकार के संघ पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। संघ, 2 प्रकार के संघ पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हम बात देते हैं अमेरिका वाला उदाहरण ले सकते हैं, और एक हम भारत वाला उदाहरण ले सकते हैं। अब इनको कैसे पाए जाते हैं वो हम यहाँ करते हैं। मैं कहता हूँ पहले प्रकार का जो संघ होता है, जैसे मान लेते हैं बहुत सी इकाइयाँ हैं, बहुत से राज्य हैं जो अलग अलग थे। क्या थे? अलग अलग थे। अलग अलग होने के कारण क्या हुआ, उनके पास इतनी पावर नहीं थी, क्योंकि आपने कहते हैं ना, जब लकड़ी का जो पूरा जब उसको बांध लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसमें कितनी पावर हो जाती है। और एक लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि वो मजबूत नहीं होती। इसी प्रकार क्या होते हैं, ये राज्य थे और ये कमज़ोर थे आपस में, यानी इनकी कोई भी आक्रमण कर सकता था, कोई उनका शोषण करता था, अत्याचार करता था, यानी वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण क्या किया, इन सब राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया। देखो, समझो, बिल्कुल सिंपल है। इन सब राज्यों ने क्या किया, आपस में समझौता किया, और समझौता कर कर एक संघ बना लिया। क्या बना लिया? एक केंद्र बना लिया, एक केंद्र। यानी समझौता करके एक ही केंद्र के अधीन हो गए। पहले तो वो अलग अलग इकाइयाँ थी, अलग अलग काम करते थे, अलग अलग राज्य थे उनके, लेकिन क्या किया, सब कमज़ोर थे। इसी कारण उन्होंने एक समझौता किया, क्योंकि अब इकट्ठे हो गए तो ताकतवर हो गए, और उन्होंने अपने ऊपर एक सेंटर का निर्माण कर लिया। ठीक है, इस एक संघ तो ये हो गया। जैसे आप उदाहरण ले सकते हो अमेरिका का। जो अमेरिका का संघ है वो इस प्रकार का संघ है, क्योंकि आपने पढ़े थे अमेरिका की क्रांति हुई थी 4 जुलाई 1776 के अंदर। उससे पहले 13 उपनिषद थे, वो क्या थे, अलग अलग थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब भी क्रांति हुई थी उसके बाद 13 उपनिषद जो 12 मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। जो यूए की स्थापना की थी, जो अपने संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र यूएनए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना की। ठीक है, तो वो ये एक प्रकार का संघ तो आपका ये है, जिसके अंदर इकाइयाँ समझौता करके क्या करती है, केंद्र का निर्माण करती है, सेंटर का निर्माण करती है। समझिए, और इसका एग्जाम्पल कौन है, ध्यान रखना, अमेरिका। यानी पहले का उदाहरण आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब अमेरिका जो संघ बना था ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बना था, वो क्या बना था, वो बहुत से जो उपनिषद थे, उपनिवेश थे, जो राज्य थे, वो उन्होंने मिलकर समझौता किया और एक सेंटर का निर्माण किया, एक केंद्र का निर्माण किया। अब बात करते हैं भारत की। अब क्या होता है, एक देश क्या होता है, यहाँ बना लेता हूँ मैं। एक देश बड़ा देश होता है, बहुत बड़ा देश होता है वो, क्षेत्रफल के आधार पर भी, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा होता है, इसमें जनसंख्या भी बहुत होती है। अब इतने बड़े क्षेत्रफल में एक सरकार काम नहीं चला सकती। अगर हम भारत की बात करें, भारत में बहुत क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। इसका मतलब इतने बड़े क्षेत्र में क्या एक केंद्र काम कर सकता है क्या? एक सरकार जो सेंटर की सरकार होती है वो काम कर सकती है? नहीं कर सकती, क्यों? जो सेंटर की सरकार है उसको साधुल शेर का क्या था,
यहाँ के राजस्थान का क्या था, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का क्या था, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का क्या था, और भी बहुत जो अपने राज्य हैं उनका क्या था, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आवश्यकता है उनकी, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी। तो कहने का मतलब है इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी सरकार को, अपने शासन को, प्रशासन को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए अपनी शक्तियों को इकाइयों में बांट दिया, यानी राज्यों का निर्माण किया। ये है आपका दूसरे प्रकार का संघ, जैसे इंडिया। देखो यहाँ पर तो क्या रहा है, इकाइयों से केंद्र का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्र से इकाइयों का निर्माण हो रहा है। दोनों को समझो आप। इसका उदाहरण है भारत। यहाँ पर तो राज्य से इकाई केंद्र का निर्माण हो रहा है, यानी राज्यों ने समझौता करके, यहाँ पर समझौता नहीं हुआ बल्कि केंद्र ने अपनी सुविधा के लिए, अपने प्रशासन की सुविधा के लिए, अपने कानूनों को, संविधान को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, शक्तियाँ कुछ इकाइयों में बांट दिया, यानी केंद्र क्या किया, राज्यों का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ समझौता नहीं हो किसी प्रकार का, यहाँ तो अपने प्रशासन को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए राज्यों का निर्माण किया, यहाँ पर राज्यों ने समझौता करके केंद्र का निर्माण किया। तो ये तो एग्जाम्पल है अमेरिका का, किसका है, अमेरिका का। और ये एग्जाम्पल है किसका, भारत का, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सेंटर से केंद्र का, सेंटर से राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ तो समझौता है, तो समझौता टूट भी सकता है और समझौता तोड़ के अलग भी हो सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्थिति नहीं है। और इसी कारण हमारे आर्टिकल 1 के अंदर, आर्टिकल 1 के अंदर परिसंघ शब्द का यूज नहीं हुआ, परिसंघ शब्द का यूज नहीं हुआ, बल्कि किसका हुआ है, अपने आर्टिकल 1 में हुआ है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में स्पष्ट से लिखा गया है। इसका मतलब हमारा राज्य है वो केंद्र से अलग नहीं हो सकता, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि समझौते का परिणाम नहीं है भारत, ये समझौते का परिणाम है, ये समझौते का परिणाम नहीं है, समझौता नहीं हुआ। तो इसका मतलब राज्य ने जब केंद्र का निर्माण ही नहीं किया तो राज्य अलग कैसे चले जाएंगे, केंद्र ने राज्य का निर्माण किया है तो राज्यों को तो केंद्र के साथ रहना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी कारण आर्टिकल 1 के अंदर अनुच्छेद पहले के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, भारत अब एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता। अगर चाहे ना राजस्थान चाहे जी मैं तो भारत से अलग हूँगा, पंजाब चाहे हरियाणा चाहे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भारत है वो समझौते का परिणाम नहीं है। भारत ने तो अपनी सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया है, तो क्या कर सकता है, केंद्र राज्यों को खत्म भी कर सकता है, 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य भी बना सकता है, राज्यों का नाम भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर जो हमारा विशेष राज्य की श्रेणी में था, आर्टिकल 370 के तहत उसको तोड़ दिया संसद ने, यानी राज्य जो सेंटर है वो तोड़ सकती है, वहाँ पर राज्य की परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ये आर्टिकल 2 कहता है आपको, आर्टिकल 2 और 3 नए राज्य बनाए जा सकते हैं, 2 राज्यों को, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाए जा सकते हैं, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है। राज्य का नाम परिवर्तन, जैसे पहले उड़ीसा था उड़ीसा कर दिया, कलकत्ता का कोलकाता कर दिया, ठीक है, मद्रास वगैरह चेन्नई कर दिया उसका। यानी कहने का मतलब है संसद के पास पूरा अधिकार होता है, सेंटर के पास भी वो राज्य को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन राज्य अलग नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि आप अगर आपसे पूछे ना भी हमारा राज्य, जो भी राज्य है, आप जिस राज्य में रहते हो, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, तो क्या राजस्थान केंद्र सेंटर से अलग हो सकता है? तो आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो संघ है वो समझौते का परिणाम नहीं है, यानी समझौते के द्वारा उसका निर्माण नहीं हुआ। समझ रहे हो बात? ठीक है, अब ये 2 प्रकार के संघ हो गए, इसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे अमेरिका का संघ ये था और ये भारत का उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं संघात्मक के बारे में। देखो, जो संघात्मक शासन होती है ना प्रणाली, उसके अंदर क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली में मैं एक तो बता चुका हूँ, लिखित संविधान होता है। क्या होता है? लिखित संविधान, और हम ये पढ़ चुके हैं। भारत के अंदर भी एक लिखित संविधान को अपनाया गया है, क्योंकि भारत की अलग स्थिति है, भारत की अलग स्थिति है। इसके बारे में पहले बताता हूँ आपको। देखो, जो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ले चलता हूँ मैं, संविधान के निर्माण में, संविधान का निर्माण थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, साथ में हमें आगे नेक्स्ट पता चल जाए भी हम क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी हम किसी सब्जेक्ट का या कोई किताब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके बारे में थोड़ी नॉर्मल सी जानकारी तो होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो ताकि हमें हर बात समझ आती रहे।
तो कुछ संविधान के निर्माण की बात करें तो एक कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। उसके अंदर 3 सदस्य थे, यानी 3 मेंबर थे, 3 सदस्यीय मिशन था ये, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, ये लॉरेंस था वो उसका अध्यक्ष था, ठीक है, चीफ मेंबर था, चीफ व्यक्ति था। तो ये 3 व्यक्ति आए थे, ये आके उन्होंने कहा था भी भारत का जो निर्माण होगा उसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, संविधान के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और इस संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई-अगस्त 1946 को, जुलाई-अगस्त 1946 को क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था भी कितने मेंबर हैं, उनको कैसे चुना जाएगा, किस प्रकार उनको मतलब एक संविधान सभा गठन किया जाएगा। यानी इसको सौंपा गया था भी आप क्या करो, संविधान का निर्माण करो। और जो संविधान सभा के मेंबर थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था अपने भारत की परिस्थितियों के बारे में। उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया था वो टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो उन्होंने क्या है, बहुत से देशों के जो अन्य देश हैं जिनका संविधान निर्माण किया गया है, जिनका प्रशासन चल रहा है, जो स्वतंत्र थे, पहले से प्रभुत्व संपन्न थे, तो उन्होंने क्या किया, उन देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि हमें हमारे संविधान के अंदर कौन कौन सी बातें रखनी है हमें। तो सबसे पहले हमें विदेशी संविधानों से हमें कुछ बातें सीखनी चाहिए भी। उन्होंने अपना विकास किया तो कैसे किया, क्या उनमें कमी रही, तो उन्होंने कमी छोड़ते गए, जो अच्छी अच्छी बातें थी, जो गुण थे, वो अपने देश के अंदर संविधान में क्या करते गए, सम्मिलित करते गए। लेकिन उन्होंने सीधे का सीधा सम्मिलित नहीं किया। जैसे मान लो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया था या कनाडा से ये प्रणाली है ना हमारी संघात्मक शासन प्रणाली, ये ध्यान रखना कनाडा से ली गई है, कनाडा के इधर थी ना, कनाडा के जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसी प्रकार भारत की है, यानी वहाँ से ली गई है। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रत्येक देश का, अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का और भी बहुत से स्विट्जरलैंड वगैरह सबका संविधान का अध्ययन किया और जो अच्छी बातें रखी वो अपने भारत में लाते गए। और उनको सीधा नहीं लिया बल्कि हमारे भारत के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम परिस्थिति अलग थी हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत विविधता पाई जाती है, जाति धर्म भाषा के आधार पर, गरीबी थी, इतने शिक्षित नहीं थे, बेरोजगारी बहुत थी। यानी कहने का मतलब इतनी परिस्थिति हमारी नहीं थी भी हम किसी देश के पूरे संविधान को अपना लें। तो हम जो बातें लाते थे वो हमारे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर स्टेटस था हमारा, जैसी परिस्थितियाँ थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते गए, उसमें चेंज करते गए। तो इसी के साथ भारत ने क्या किया, इस संघात्मक शासन प्रणाली को जो अमेरिका से, कनाडा से ली गई थी और अमेरिका के आधार पर थी, उसको पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। अमेरिका के संघात्मक शासन प्रणाली को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया बल्कि कनाडा वाले संघात्मक शासन को अपना लिया। ठीक है, क्योंकि अमेरिका वाले संघात्मक शासन प्रणाली को हम नहीं अपना सकते क्योंकि वो तो विकसित देश है, वो तो पूंजीपति देश था, वो तो 1776 में आज़ाद हो चुका था, हम 1947 में आज़ाद हो रहे थे, फिर अपने फ्रीडम मिल रही थी, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी। इसी कारण हमने क्या किया, इस संघात्मक शासन प्रणाली को पूर्ण न अपनाते हुए इसके अंदर कुछ एकात्मक के तत्व भी अपना लिए, एकात्मक शासन प्रणाली के। ये बात ध्यान रखना आप, कैसे अपना लिए वो हम इसके अंदर विशेषताएं करेंगे, उसमें बताऊंगा आपको। तो आपको ध्यान रखना संघात्मक में हमने कुछ एकात्मक तत्व प्रणाली को, और एकात्मक मॉडल है वो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड में क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। हमने क्या किया, कुछ तत्व इसके लिए और कुछ तत्व हमने इसके लिए। एकात्मक है वो बिल्कुल इसकी उल्टी है, क्योंकि संघात्मक तो केंद्र और राज्य क्या होते हैं, शक्तियाँ बटी होती हैं, संविधान सर्वोच्च होता है। एकात्मक में केंद्र सर्वोच्च होता है। एकात्मक यानी एक, है ना, एक, इसका मतलब एक ही सर्वोच्च होता है, वो केंद्र होता है। इसका मतलब यहाँ पर राज्य तो होते हैं पर ये राज्य केंद्र के अधीन होते हैं, संविधान के अधीन नहीं होते। यहाँ पर तो देखो मैंने ये बताया था केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान के अधीन है, दोनों ही किसके अधीन है, संविधान के। क्योंकि केंद्र भी शक्ति संविधान से ले रहा है, राज्य भी शक्ति संविधान से ले रहा है। यहाँ पर जो राज्य शक्ति ले रहा है वो केंद्र से ले रहा है, इसी कारण ये एकात्मक यानी केंद्र शक्तिशाली है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, कुछ बातें यहाँ की इकट्ठी की, कुछ बातें यहाँ की इकट्ठी की और अपना एक अलग ही प्रकार का संघात्मक प्रणाली को अपना लिया। इसी कारण के.सी. वैयर एक व्यक्ति था, इसने एक स्टेटमेंट दिया था भारत की संघात्मक शासन प्रणाली के लिए कि इसने कहा था भारत का जो शासन प्रणाली है वो अर्धसंघीय है, पूर्ण संघीय नहीं है, पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, न पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि अर्धसंघीय है।
इसका मतलब कुछ संघात्मक के तत्व है और कुछ एकात्मक के तत्व है, कुछ संघात्मक के कुछ एकात्मक के। इसी कारण वेयर ने इसको क्या कहा, अर्धसंघीय प्रणाली का उपाधि दी थी, या आप कह सकते हो स्टेटमेंट दिया था, अपने विचार दिए थे। अब ये है कैसे, अब हम करेंगे। अब आपको इतना पता चल गया ना भी, मैं साथ साथ में संघात्मक लिखूंगा, प्रणाली की विशेषता लिखूंगा, लेकिन साथ साथ में कुछ विशेषता एकात्मक की भी होगी, वो आपको मैं साथ साथ बताऊंगा। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर एकात्मक का शब्द आ जाए, किसका आ जाए, एकात्मक, वहाँ पर केंद्र शक्तिशाली होगा बस। और भारत के अंदर देख लो केंद्र शक्तिशाली है या नहीं। अरे शक्तियाँ बांटी जरूर गई है केंद्र और राज्यों में, लेकिन जो ज़्यादा बड़े महत्वपूर्ण विषय है वो केंद्र के पास है। किसके पास है, केंद्र के पास। और केंद्र के कोई ज़्यादा विषय, ज़्यादा कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं, राज्यों को कम दिए गए हैं, तो केंद्र शक्तिशाली हुआ। संविधान में संशोधन का अधिकार केंद्र के पास है, तो केंद्र शक्तिशाली हुआ। आपातकाल इमरजेंसी लगाने का अधिकार केंद्र के संसद को पास है, तो संसद केंद्र शक्तिशाली हुआ। तो हम कुछ बातें पढ़ेंगे जिसमें एकात्मक की लक्षण आएंगे और कुछ संघात्मक के आएंगे। तो अब इसको हम शुरू करते हैं संघात्मक प्रणाली को, ठीक है। तो आपको साथ साथ में जैसे ही मैं एकात्मक का शब्द नाम लूँ तो आप समझ जाना भी यहाँ पर केंद्र शक्तिशाली दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर बात आती है भी केंद्र को शक्तिशाली क्यों रखा गया, थोड़ा हम ये भी पढ़ लेते हैं। केंद्र को शक्तिशाली, भी भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने के बावजूद भी केंद्र को शक्तिशाली क्यों रखा गया। और यहाँ तक राज्य अपनी वित्तीय परिस्थितियाँ ना, वित्तीय धन है, उसके लिए केंद्र पर डिपेंड है, ध्यान रखना बात। यानी केंद्र ही क्या करती है, उनको पैसे देती है, केंद्र पर ये डिपेंड होता है, इसी कारण केंद्र शक्तिशाली है। तो क्यों रखा गया था, क्योंकि इसलिए रखा गया था। अब मान लेते हैं 1947 में हम आज़ाद हुए थे, अगर उसी टाइम हम राज्य को शक्ति दे दें भी ठीक है आप अपना काम करो, तो इसका मतलब राज्य तो स्वतंत्र हो जाएंगे और राज्य तो अलग होने की डिमांड करने लग जाएंगे। जैसे पाकिस्तान अलग हुआ था, देश के तो खंडन होना शुरू हो जाएगा, देश के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, नए नए देश की मांग उठेगी, डिमांड उठेगी, ठीक है। क्योंकि जाति के आधार पर यहाँ पर बहुत अपने विभिन्नता पाई जाती थी, धर्म के आधार धर्म ही बहुत पाए जाते थे, भाषा है, क्षेत्र है, यानी बहुत प्रकार से यहाँ पर क्या पाई जाती थी, भारत के अंदर विविधता पाई जाती थी। और इस विविधता में देश को एक रखने के लिए, एकता रखने के लिए भी पूरा देश एक रहे। एक बार तुम्हारा टुकड़ा हो चुका है पाकिस्तान का, अब फिर से आगे देश का टुकड़े न हो, इसी कारण एक शक्तिशाली व्यक्ति को ऊपर बिठा दिया गया है ताकि वो क्या रखे, पूरे देश की निगाह रखे। अपने परिवार होता है ना, परिवार के अंदर जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो उसके पास पावर होती है, वो कह देता है सभी छोटों को मानना पड़ता है। देखो अलग अलग भाई होते हैं, अलग अलग रहते हैं वो, लेकिन फिर भी एक जो मेन व्यक्ति होता है, जो अपने दादाजी है, पापा हैं, वो क्या रखते हैं, हम पर शक्तिशाली होते हैं, जो कहते हैं उनकी बात हमें माननी पड़ती है। इसी प्रकार केंद्र इसके अंदर शक्तिशाली होता है ताकि राज्य उनकी बात मानेगा तो राज्य क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा और देश का फिर से खंडन होने का डर नहीं रहेगा, यानी देश के फिर से टुकड़े होने के डर नहीं रहेगा, ताकि देश एक बना रहे। तो समझ गए। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि केंद्र को शक्तिशाली क्यों रखा गया, तो आप ये बता सकते हो भारत में बहुत सी विविधता पाई जाती थी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बोली के आधार पर, किसी ले सकते हो, बहुत विविधता पाई जाती है भारत के अंदर। तो क्षेत्र पर देख लो, कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं पथरीला है, कहीं मरुस्थल है, कहीं मैदानी एरिया है, इतनी विविधता पाई जाती है। कहते हैं अगर आप 5 किलोमीटर का एरिया तय कर लो ना तो बोली बदल जाती है, बोली चेंज हो जाती है। और ये तो कहावत किताबों में लिखी है, अपने गांव में देख लो आप, अपने गांव के अंदर कितने प्रकार के लोग रहते हैं। अरे वहाँ पर शहर में देख लो आप, एक गली से दूसरी गली में जाते हैं ना, भाषा चेंज हो जाती है, समझ नहीं आती। तो कहने का मतलब है कि भारत में इतनी विविधता पाए जाने के कारण और भारत को एक रखने के कारण, भारत को एक, ताकि भारत के टुकड़े न हो पाए, इसी कारण क्या रखा गया है, केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है ताकि वो पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर सके। कोई भी राज्य या कोई भी वहाँ का क्षेत्र ये डिमांड न करने लग जाए कि हमें तो अलग देश बना दो, ठीक है। इसी कारण केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है, यानी कुछ न कुछ केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है, इसका मतलब कुछ एकात्मक के तत्व भी अपनाए गए हैं। और मैंने पहले ही कहा था जहाँ पर केंद्र शक्तिशाली होता है वो एकात्मक के तत्व होते हैं, संघात्मक के नहीं होते। क्लियर ना बात। भी केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है, वहाँ पर आप रखोगे जी एकात्मक के तत्व होते हैं। हमारे यहाँ पर अनुसूची 7 में शक्तियाँ बांटी गई है, संघ सूची, राज्य सूची के द्वारा,
राज्य सूची के द्वारा अनुसूची 7 और आर्टिकल आपको बता चुका हूँ, अनुच्छेद बता चुका हूँ 246 के तहत। इसका मतलब कौन सी प्रणाली है? संघात्मक है। भाई संविधान तो आपको ये प्रूव कर रहा है भी 246 के तहत अनुसूची 7 में संघ सूची राज्य सूची में शक्तियाँ बांटी गई है, इसका मतलब संघात्मक को अपना लो। लेकिन साथ साथ में केंद्र को शक्तिशाली रखा गया, इसका मतलब एकात्मक के तत्व को भी उसके अंदर ऐड कर दिया गया है, उसके अंदर सम्मिलित कर दिया गया, यानी एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, दोनों का समन्वय किया गया है, ताकि हमारे देश में साथ में केंद्र और राज्य स्वतंत्र रूप से काम भी कर सके और साथ में पूरा देश एक भी रह सके, भी देश के टुकड़े न हो पाए। ठीक है, ये तो आपकी संघात्मक और एकात्मक की एक नॉर्मल सी जानकारी थी। और मैंने आपको अलग अलग प्रकार से केंद्र को शक्तिशाली क्यों रखा गया है, संघात्मक में क्या होता है, एकात्मक में क्या होता है, ये सब कुछ आपको बता चुका हूँ। अब हम संघात्मक को पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो संघात्मक में क्या होता है, मैं आपको पहला तो आपको पॉइंट वाइज ही करते हैं, पॉइंट पॉइंट लेके चलेंगे ताकि हर चीज़ समझ आती रहे। पहला तो इसके अंदर लिखित संविधान होता है। क्या होता है? लिखित संविधान। और मैं भारत के संविधान के बारे में बता चुका हूँ, भारत में भी एक लिखित संविधान है, संविधान सभा द्वारा क्या बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था। ठीक है। दूसरी, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और भारत में भी अनुसूची 7 के अंदर क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है। केंद्र व राज्य दोनों संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। केंद्र और राज्य क्या कर रहे हैं, दोनों संविधान से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र भी अनुसूची 7 के से शक्ति मिल रही है और राज्य को भी अनुसूची 7 के से शक्ति प्राप्त हो रही है। यानी राज्य केंद्र से शक्ति नहीं ले रहा, केंद्र और राज्य दोनों संविधान से शक्ति ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संविधान कौन सा है, लिखित संविधान है। कौन सा संविधान है? लिखित संविधान है। और उसके अंदर बस ये इसके अर्थ है, ध्यान रखना, मीनिंग है ये। अगर आपको संघात्मक का मीनिंग पूछे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। समझ गए बात? अब बात करते हैं आगे। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोहरा संविधान होता है, ये ध्यान रखना, दोहरा संविधान। इसका मतलब केंद्र का अलग संविधान होता है और राज्य का अलग होता है, जैसे अमेरिका में है। लेकिन ध्यान रखना ये भारत में नहीं पाई जाती, क्योंकि मैंने अभी कहा था भारत में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक के तत्व भी पाए जाते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली तो ये कहती है भी दोहरा संविधान होना चाहिए, केंद्र का अलग संविधान होना चाहिए, राज्य का अलग संविधान होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति अमेरिका में पाई जाती है, ध्यान रखना, अमेरिका में दोहरा शासन है, दोहरा संविधान है, केंद्र का अलग है और राज्य का अलग है। लेकिन भारत में स्थिति नहीं पाई जाती, भारत में एक ही संविधान है, एक ही संविधान है। तो संघात्मक बात के अंदर अलग आ गया ना बेटा, क्योंकि मैंने अभी कहा था कुछ एकात्मक के तत्व भी लिए गए हैं, तो ये बात ध्यान रखना आप। दूसरा अगर बात करें, दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ भी केंद्र की अलग नागरिकता होती है और राज्य की अलग होती है, और ये स्थिति अमेरिका में पाई जाती है, ध्यान रखना। अगर आप अमेरिका के निवासी बनोगे ना, तो अमेरिका की जो केंद्र सेंटर है, अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसकी नागरिकता आपको अलग लेनी पड़ेगी। और जिस राज्य में आप रहते हो, अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, उसमें से जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। इसका मतलब केंद्र की नागरिकता भी आपके पास होगी और राज्य की नागरिकता भी आपके पास होगी। लेकिन ध्यान रखना भारत में स्थिति नहीं पाई जाती। देखो ये मैं किसका बता रहा हूँ, आपको संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बता रहा हूँ। लेकिन भारत में कुछ परिस्थितियों को हटा दिया गया है, कुछ परिस्थितियों को हटा दिया गया है। मैंने पहले बताया था, अपने देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रखा गया है उसको, यानी कुछ बातें हमने संघात्मक के लिए, कुछ बातें हमने एकात्मक के लिए है। तो देखो दोहरी नागरिकता, केंद्र और राज्य में अलग अलग नागरिकता होती है। यानी अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 नागरिकता लेनी पड़ती है। एक तो जिस राज्य वो रहता है उस राज्य की, मैंने कहा था अमेरिका में 50 राज्य है, उसमें जो व्यक्ति रहते हैं उस राज्य की उसको नागरिकता लेनी पड़ती है। सेकंड उसको केंद्र की लेनी पड़ती है, उस सेंटर की लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, भारत में सिर्फ अकेली नागरिकता, ध्यान रखना, इकहरी नागरिकता, यानी भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है। आप चाहे भारत में कहीं भी रहो,
चाहे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, पंजाब में, कहीं पर भी आप रहते हो, बिहार के अंदर, कोलकाता के अंदर कहीं रहते हो, आप कौन हो? आप भारतीय हो। क्या हो? भारतीय। यानी हमारे यहाँ पर अकेली नागरिकता है। हम कोई भी क्षेत्र में रहे, कहीं भी रहे, किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं हम, लेकिन हम भारतीय हैं। कोई नहीं कहता हमें दो नागरिकता नहीं चाहिए। मैं कहूँ जी मेरी एक तो राजस्थानी नागरिकता है, एक मेरी भारतीय है, दो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में अकेली नागरिकता को अपनाया गया है। भारत में आप कोई भी राज्य में रहते हो, कोई भी क्षेत्र में रहते हो, कहीं भी आप निवास करते हो, आप भारतीय हो। इसका मतलब अमेरिका में अगर हम रहते हैं तो हमें दो नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है, दो नागरिकता मिलती है हमें। अगर हम भारत में जाएं तो हमें एक ही नागरिकता मिलती है, वो मिलती है भारतीय की। हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, बस। इसका मतलब ये केंद्र की नागरिकता है, राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। तो यहाँ पर केंद्र शक्तिशाली हो रहा है ना, ये हमें सिर्फ केंद्र की नागरिकता मिलती है। हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, राज्य की नागरिकता हमें नहीं मिलती। इसी कारण यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? केंद्र को शक्तिशाली दिखाया जा रहा है। अब आप सर ये कह दो ये रीजन क्या हो सकता है? जब संघात्मक शासन प्रणाली कहती है भी आप दोहरी नागरिकता अपनाओ, तो आप अकेली नागरिकता क्यों बात करते हो? क्योंकि इसकी बात मैं आपको बता चुका हूँ। जिस टाइम हम स्वतंत्र हुए थे, और आप वर्तमान में भी देख सकते हो, भारत में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। भाषा, क्षेत्र, निवास, हर बस के आधार पर बहुत ज़्यादा विविधता होती है। और उसी विविधता में एकता लाने के लिए अकेली नागरिकता को अपनाया गया है, इंडियन को अपनाया गया है, ताकि हम ये महसूस न करें हम राजस्थान में रहते हैं, हम पंजाब में रहते हैं, बल्कि हम ये महसूस करें भी हम भारत में रहते हैं। और पूरा भारतवास है, वो पूरा भारत देश है, पूरा भारत देश का जो क्षेत्र है वो एक है, अलग नहीं है। मैं राजस्थान में रहता हूँ, इसका मतलब मैं भारत में रहता हूँ। मेरे को जब मैं अपनी नागरिकता लिखूँगा तो मैं इंडियन लिखूँगा, भारतीय लिखूँगा, ताकि देश में एकता बनी रहे। इसी रीजन के कारण हमने एकात्मक के तत्व को अपना लिया, ताकि देश के टुकड़े होने का डर न रहे। समझ रहे बात? भी हम कोई राज्य में रहते हैं, हम भारतीय हैं। तो ध्यान रखना, संघात्मक शासन प्रणाली जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अमेरिका का मॉडल है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन भारत में क्या पाई जाती है? अकेली नागरिकता पाई जाती है। दोहरा संविधान, अमेरिका में केंद्र और राज्य का अलग अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में क्या है? एक ही संविधान है, राज्य का अलग से संविधान नहीं बनाया गया है। यानी केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है, एकात्मक के लक्षण को अपनाया गया है, ताकि पूरे देश पर एक छत्र राज हो सके, पूरे देश को एकता में बांधा जा सके। किसी प्रकार से हमसे जो पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में, वो परिस्थिति फिर से प्रकट ना हो जाए और देश के टुकड़े हो जाए। इसी से बचने के लिए हमने क्या किया? कुछ एकात्मक के तत्वों को अपना लिया। इसी कारण मैंने आपको बता भी चुका हूँ, एक बार और लिख दूँ, वैयर ने ये कहा था, भारत है वो पूर्ण रूप से संघीय नहीं है या संघात्मक नहीं है, बल्कि कुछ एकात्मक तत्व अपनाने के कारण ये अर्ध संघीय देश है। ये बात वैयर ने स्पष्ट रूप से अपने स्टेटमेंट में कही थी। ये अर्ध संघीय है, आधा है, कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो, क्योंकि संघात्मक तो कहता है दोहरा शासन संविधान होना चाहिए, भारत में नहीं है। संघात्मक कहता है दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, भारत में नहीं है। समझ रहे बात? उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसका। देखो, अगर हम नेक्स्ट इसका पॉइंट पढ़े तो देखो, सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर एक राज्यों का भी सदन रखा गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, संसद होती है ना, संसद में दो सदन होते हैं। आपसे पूछे, सदन दो होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इसके साथ ही बता देता हूँ, अगर आपसे पूछे सदन, फिर तो कहोगे जी दो। अगर आप पूछे अंग, तो अंग तीन होते हैं संसद के। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साथ जुड़ता है। अगर आपको वैसे नॉर्मल से हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना। कोई पूछ ही ले, कोई एग्जाम में ही आ जाए, कोई फॉर्म में अप्लाई कर दे, तो ध्यान रखना। अगर अंक के बारे में पूछे फिर तो तीन बताओगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर सदन पूछे तो दो बताओगे। अब सुनो बात, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा जो द्वितीय सदन होता है, ये तो प्रथम सदन होता है, ये द्वितीय सदन होता है। राज्यसभा जो द्वितीय सदन होता है वो राज्यों का सदन होता है, ये ध्यान रखना, राज्यों का सदन। ये है संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। जो इसका द्वितीय सदन होता है, और भारत का द्वितीय सदन कौन सा है? राज्यसभा। अमेरिका का सीनेट,
यानी वो जो द्वितीय सदन है वो राज्यों का सदन होता है। इसका मतलब यहाँ के जो मेंबर, देखो यहाँ तो मेंबर होते हैं, जैसे आप एमपी को चुनते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता वोटिंग करती है। लेकिन ये यहाँ पर तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता वोटिंग करती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जनता वोटिंग नहीं करती, बल्कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि क्या, जो एमएलए होते हैं राज्यों में क्या होते हैं, एमएलए, ये एमएलए आगे चुनकर यहाँ पर भेजते हैं। इसका मतलब राज्य के अंदर जो एमएलए होते हैं, राज्य की विधानसभा, जैसे राजस्थान में 200 एमएलए हैं, ये 200 मिलकर क्या करते हैं और राज्यसभा में 10 व्यक्तियों को भेजते हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान से 10 मेंबर जाते हैं, ध्यान रखना, राज्यसभा में, ठीक है। ये 200 मेंबर 10 व्यक्तियों को चुनकर यहाँ भेजते हैं। इसका मतलब राज्यों का सदन हुआ ना, प्रत्येक राज्य से कहीं से 10 आते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा यूपी से 31 आते हैं, क्योंकि भारत में जो स्थिति अपनाई गई है वो जनसंख्या के आधार पर अपनाई गई है। जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ से ज़्यादा मेंबर जा रहे हैं, जिसमें जनसंख्या कम है कहीं से तो एक ही जा रहे हैं, कहीं पर 10 जा रहे हैं, कहीं 5 जा रहे हैं। तो समझ गए बात। तो ये द्वितीय सदन होता है वो राज्यों का सदन होता है, यानी राज्यों के जो एमएलए होते हैं वो चुनकर सदस्य भेजते हैं। ये तो होगी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। और इसके अंदर एक और ध्यान रखना, बस 2 मिनट की बात रही है। राज्यों का सदन होता है, ये अमेरिका के अंदर भी जो द्वितीय सदन है, अमेरिका में द्वितीय सदन है सीनेट, वो भी राज्यों का सदन है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति चुनकर जाते हैं, यानी टोटल सीनेट के सदस्य होते हैं वो 100 होते हैं। वहाँ पर इस समानता को अपनाया गया है। ये है संघात्मक शासन प्रणाली की पूर्ण विशेषता, भी प्रत्येक राज्य को समान रूप से अधिकार होता है। लेकिन भारत में स्थिति को नहीं बनाया गया। भारत में द्वितीय सदन को राज्यों का सदन तो रख दिया, लेकिन भारत में सभी राज्यों से समान व्यक्ति चुनकर नहीं जाते। देखो यहाँ पर तो चाहे राज्य 50 में बड़ा है, कोई छोटा है, चाहे कुछ भी है, सबसे 2 ही जाएगा। लेकिन भारत में अगर राज्य बड़ा है तो ज़्यादा मेंबर जाएंगे, छोटा है तो कम जाएंगे। मैंने अभी बताया था जनसंख्या के आधार पर। यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा 31 जा रहे हैं, राजस्थान से 10 जा रहे हैं, कहीं सिक्किम वगैरह से तो बिल्कुल ही कम जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ पर द्वितीय सदन को राज्यों का सदन तो रखा है, क्योंकि ये संघात्मक प्रणाली की विशेषता है। लेकिन अमेरिका की तरह पूर्ण रूप से संघ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों से जो व्यक्ति जाते हैं वो अलग अलग जाते हैं। अमेरिका में फिक्स होता है, चाहे राज्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे 2 ही सदस्य मेंबर चुनकर जाते हैं राज्यों से। लेकिन भारत में अलग अलग प्रकार से जाते हैं। इसका मतलब संघात्मक के साथ साथ एकात्मक को भी, यानी संघात्मक शासन प्रणाली को हमने अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कुछ चेंज कर दिया है। कंप्लीट रूप से हमने संघात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया है, और ये बात हम स्टार्टिंग कर चुके हैं। भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया गया है, ठीक है। इन संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में हम और भी पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप जो भी नोट्स वगैरह बना लेना, इसको 2 क्लास को देखना और बढ़िया तरीके से सुनना। मेरे हिसाब से आप संघात्मक शासन प्रणाली कभी नहीं भूल पाओगे। और ये संघात्मक एक ऐसा मैटर है जो आपको BA MA जहाँ तक आप पढ़ने वाले हो लास्ट तक, वहाँ तक आपको, यहाँ तक जो एग्ज़ाम होते हैं बड़े बड़े IAS RS लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, और भी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के, इनसे पक्का आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये राजनीति का मेन है। इसे बोलते हैं मूल ढांचा। आप पढ़ोगे केशवानंद केरल भारतीय विवाद आया था, उसके अंदर इनको मूल ढांचा माना गया है न्यायपालिका द्वारा। इसका मतलब इसको संसद चेंज भी नहीं कर सकती। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते चलना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।